जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 करने वाले हैं और इससे पहले हम एक सेट करा चुके हैं और ये सेट जो है वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। और ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार मदनी से दरोगा, ये सब सभी के लिए बहुत ही परफेक्ट सेट है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है 23 अगस्त को। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 23 अगस्त को, याद रखिएगा। और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के उपलक्ष्य में वर्ष 2024 में मनाना प्रारंभ किया है, ये भी याद रखिएगा। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना दिवस पर हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो किया है नासा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, नासा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? तो ये जो शहर घोषित किया है कोझिकोड को। ऑप्शन ए आंसर है इसका, कोझिकोड, याद रखिएगा। और वहीं यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को किया गया था यूनेस्को का स्थापना। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आता है अनुच्छेद 47 के तहत। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 47। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक DPSP है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और वहीं अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखरेख और शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा हेतु आर्थिक और हितों के वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, ये सब ध्यान दीजिएगा। और वहीं अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है राज्य और कृषि पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढांचे से संगठित करने का प्रयास। और फिर मवेशियों की हत्या पर प्रतिषेध है, ये सब याद रखिएगा अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 48 का एक होता है, अनुच्छेद 48 का ए, तो इसके अंतर्गत जो होता है वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्न में से किस स्थान से मिलती है? कौन से स्थान पर मिलता है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और फिर नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और फिर सर्वाधिक ऊंची जो है वो डोडा बेटा है, 2637 किलोमीटर, इतने 2637 मीटर है, किलोमीटर नहीं होता, 2637 मीटर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 से 5 में नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया। तो ये शुरू किया था JLG, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, JLG। और वहीं नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को किया गया था नाबार्ड की स्थापना, ये सब याद रखिएगा। और JLG योजना जो आया था वो 8 राज्यों में 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो उज्ज्वला योजना हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उज्ज्वला योजना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित किया जाए?
तो ये जो है वो अनुच्छेद 20 के 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 20 का 2 याद रखिएगा। और वहीं अनुच्छेद 20 के 3 की बात करें तो अनुच्छेद 20 के 3 में है किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 के 3 के तहत है, ये सब याद रखिएगा। और अनुच्छेद 20 के 1 की बात करें तो अनुच्छेद 20 का 1 में है जो अपराध में मामलों की मूलभूति विधि का निर्माण और फिर प्रतिबंधित है, ये सब याद रखिएगा। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये अनुच्छेद 22 का 2 याद रखिएगा, दो बता देते हैं। तो अनुच्छेद 22 के 2 में है किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। मतलब अगर कोर्ट कहीं दूर है, 3 घंटा 4 घंटा का रास्ता है, तो उसको टाइमिंग हटा करके ऐसे बोल रहा है। और अनुच्छेद 19 का 1 की बात करें तो इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये याद रखिएगा। और प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के 1 में ही है। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो ये जो है वो 21.8%, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 21.8% हो जाएगा। और वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार अशोधित मृत्यु दर 7.1% प्रति हज़ार है। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कार्य समिति, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कार्य समिति के रूप में। और फिर वहीं ग्राम और लघु उद्योग को जो कार्य समिति के रूप में जाना जाता है। और 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था, 1955 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। लाल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, वार्षिक वर्षा की मात्रा में होती है। तो कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा में होती है? तो ये हो जाएगा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली संख्या साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो ये जो माप है वो हो जाएगा नैतिकता दाब, यानी केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, केवल 2। सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वो किया गया था सर हेनरी टेलर के द्वारा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। और फिर सर जॉन मार्शल जो किए थे वो 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, जॉन मार्शल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है? तो पुरापाषाण स्थल की बात करें तो भीमबेटका हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, भीमबेटका। इंग्लैंड में चर्चित आंदोलन हुआ, तो इंग्लैंड में 1838 में हुआ था, ऑप्शन ए आंसर हो इसका, चार्टिस्ट। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो 1838 में हुआ था। और ये जो आंदोलन हुआ था वो इंग्लैंड के महिलाओं को मताधिकार के लिए हुआ था, तो ये 1928 में फिर दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मंजीरा मगरमच्छ जो है वो तेलंगाना में है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, तेलंगाना। और मानस नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है, असम में। और घाना पक्षी बिहार जो है वो राजस्थान में है, ये सब याद रखिएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया? तो ये किया गया था 1953 में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1953 में। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के एक एमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नार्गो थे, जो कि 29 मई 1953 को पहुंचने में सफलता पाए थे। अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच है? तो नेपाल हिमालय के विस्तार की बात करें तो काली एवं तीस्ता, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, काली एवं तीस्ता। और फिर कुछ बता देते हैं। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के 4 हैं, याद रखिए 4 विभाजन, पंजाब हिमालय, और फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 4 हैं। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हिमालय के 3 श्रेणियां हैं, समानांतर श्रेणियां 3 गो है, एक महान हिमालय हो जाएगा, एक मध्य हिमालय और एक शिवालिक हिमालय हो जाएगा, ये सब। और शिवालिक हिमालय जो है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में जो सबसे नवीनतम भाग भी है।
ये भी है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद हैं? तो ये जो मौजूद है वो है 78%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 78%। और वहीं वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो 21% है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परिवर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगी? तो ये जो होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पाई का सी हो जाएगा। किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है? तो ये होता है आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटे तरंगदैर्घ्य हैं? तो ये जो है वो परावैंगनिक विकिरण के पास। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, परावैंगनिक विकिरण। प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंग कौन सी रंग है? तो ये रंग के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बैगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए होगा। हकल के नियम के अनुसार हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? तो कौन सा गैर एरोमेटिक है हकल के नियम के अनुसार? तो ये हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन ए आंसर है इसका, मीथेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है? तो अनओमीय प्रतिरोध की बात करें तो ये हो जाएगा डायोड। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, डायोड। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध वादक हैं, इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया। तो कौन से जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तो ये तबला। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, तबला, याद रखिएगा। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो जीता है वो हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मुंबई इंडियंस। जनवरी 2025 में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो जनवरी 2025 के बारे में पूछ रहा है, करंट अफेयर है। तो ये हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, विश्व बैंक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा लोहित नदी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लोहित नदी, याद रखिएगा। और फिर ब्रह्मपुत्र के दाहिने तरफ से निकलने वाली नदी की बात करें जो कि सहायक नदी है, दाहिने तरफ से मिलता है, तो हो जाएगा सुबनसिरी जी। उसके बाद है जिया भरेली एवं मानस हो जाएगा। ये सब दाहिने तरफ से सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ जो है वो हो जाएगा दिबांग, लोहित, बूरी दिहिंग और फिर धनसिरी एवं कापिली हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत, चीन एवं बांग्लादेश में बहता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी टोटल 3 देशों में बहता है। और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, सांगपो, याद रखिएगा। और असम में ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में जमुना, ये नाम से जाना जाता है ये सब। अगला प्रश्न है 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? तो ये जो लगाए थे वो कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कर्नाटक, याद रखिएगा। और चिपको आंदोलन जो हुआ था 1973 में चलाया गया था, चिपको आंदोलन 1973 में। और चिपको आंदोलन के नेता थे चांडी प्रसाद भट्ट थे, गौरा देवी थे, सुंदरलाल बहुगुणा आदि ये लोग थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा वो माचपा खम्बाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, मापचा खम्बाब, याद रखिएगा, मापचा खम्बाब। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम के बारे में बोल रहा है, तो
दंतेवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, दंतेवाड़ा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और जनगणना से प्रश्न आए तो इसके बारे में और कुछ बता देते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार दंतेवाड़ा का साक्षरता दर जो है वो 42.92% है। और फिर ये जो था वो जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम के शेरछीप जिला में साक्षरता दर 98.23%, जो कि देश का सबसे ज़्यादा साक्षर है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा बोलेगा तो मिजोरम का शेरछीप जिला हो जाएगा, और सबसे कम बोलेगा तो हो जाएगा दंतेवाड़ा, याद रखिएगा। और ये दंतेवाड़ा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ये जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के मध्य लड़ा गया था। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? तो कौन थे ये? तो ये थे गणेश मावलंकर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी गणेश मावलंकर थे। और फिर वहीं लोकसभा के गठन की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को गठन किया गया था, प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। और फिर लोकसभा का पहला सत्र जो चला था वो चला था 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। भारतीय संविधान के डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये जो प्रेरित है वो है आयरलैंड से। ऑप्शन सी आंसर है इसका, आयरलैंड। और कुछ बता देते हैं इसके बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी डीपीएसपी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी होगा। और वहीं अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा। और अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद के उल्लेख है, अनुच्छेद 52 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और फिर अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी होगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। और यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। और इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिवेशन के माध्यम से हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किया गया था 1998। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 1998। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ था वो 2001 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 2001। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो ये जो किया है वो मनी हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, मनी, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए आइए मिलाते हैं। कूका विद्रोह, तो कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह जो हुआ था मालाबार में हुआ था। और भील विद्रोह, तो भील विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। और कोल विद्रोह बिहार उड़ीसा में। तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ए का ए, 2 का बी का 2 और सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1883-84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो ये जो संबंधित था वो था न्यायिक सुधार से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, न्यायिक सुधार, याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो है, तो ऑपरेशन पोलो की बात करें तो 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका।
शून्य डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? तो ये जो है वो हो जाएगा फागोसोम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, फागोसोम। रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रव्य जालिका से संशोधित रूप को कहते हैं। तो ये जो कहते हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो सघन अनियमित व्यवस्थित रूप से संयोजी ऊतक का उदाहरण के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा डर्मिस। ऑप्शन बी आंसर है इसका, डर्मिस, याद रखिएगा। कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है, तो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है किस कारण से होता है? तो ये होता है कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। फैलोपियन ट्यूब्स के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो कौन सा क्षेत्र में निषेचन होता है? तो ये जो होता है वो एम्पुला में होता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, एम्पुला, याद रखिएगा। श्वसन अनुपात से 1 अधिक होता है, तो श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है, तो ये हो जाएगा कार्बनिक अम्लों में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, कार्बनिक अम्लों में। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो ये जो करता है वो पैराथॉक्साइड हार्मोन करता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पैराथायरॉइड हार्मोन। लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे नामित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, भारतीय रिजर्व बैंक को ये सम्मान मिला है। और वहीं आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था इसका स्थापना। और सेबी की स्थापना की बात करें तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। भारतीय सशस्त्र बलों के चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बने हैं साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, साधना सक्सेना नायर। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या रही है? तो ये जो रहा है वो 6.25%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 6.25% हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये जो हुआ था ग्वालियर में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ग्वालियर। और मृत्यु जो हुआ था 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था मृत्यु। और झांसी की रानी को 1857 के क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और झांसी में सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 4 जून 1857 को हुआ था शुरुआत विद्रोह का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो ये जो हुआ था पोलैंड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पोलैंड। और वहीं विश्व युद्ध की बात करें तो हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध का घोषणा कर दिया था। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में ही 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पे, ये सब याद रखिएगा। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे, तो कौन संबंधित है हुंकार पत्रिका से? तो ये हैं सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। और फिर सहजानंद सरस्वती जो थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे और 1929 में इसका स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती और जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका,
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यानी नेशनल वाटरवे 4 को किस राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो वर्ष का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो इसका आंसर की बात करें तो 2008 हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है घास के मैदान से। ऑप्शन ए आंसर है इसका। और वेल्ड, डाउन्स घास के, ये सब जो है पंपास ये सब घास के मैदान है। और वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान। और पंपास जो है अर्जेंटीना में घास के मैदान है। तो चलिए, और एक पुस्ताज है जो कि हंगरी में घास के मैदान है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और वेनेजुएला में है घास के मैदान जो लानोस कहलाते हैं, वेनेजुएला में। और न्यूजीलैंड में है वो कैंटरबरी है, न्यूजीलैंड में। और प्रेरीज एक घास के मैदान है, वो उत्तरी अमेरिका में है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश की बात करें तो ये हो जाएगा हंगरी है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, हंगरी, याद रखिएगा। और विश्व में कुल 44 देश भू आवेष्टित हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान है, ये भी याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, बॉर्डर पे भारत पाकिस्तान के बीच थार मरुस्थल। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो ये जो समय होगा वो दोपहर 2 बजे। ऑप्शन सी आंसर है इसका, दोपहर 2 बजे, याद रखिएगा। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों की सही क्रम है तो कौन सा सही युग्म है? तो ये हो जाएगा लुनेज क्षेत्र, गुजरात, ठीक है। उसके बाद फिर केजी बेसिन, बंगाल के खाड़, ये भी ठीक है। सुरमा घाटी असम, ये भी ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग धारण करता है? तो ये जो धारण करता है वो 3% करता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 3%, याद रखिएगा। और बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और फिर सभी बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार जो है वो 12वां नंबर पे आता है। 12वां नंबर का राज्य है बिहार, भारत के अनुसार। अगला प्रश्न है। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सोरी वीबा, जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे? तो ये जो थे वो थे नाइजीरिया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नाइजीरिया के थे। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये स्वतंत्रता जो मिला था वो मिला था 1960 को, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1960 को मिला था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? तो ये जो वापस लिए थे फरवरी 1922 में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, फरवरी 1922, याद रखिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अमरकंटक, याद रखिएगा। और मैकाल की पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर जो है वो अमरकंटक ही है। और अमरकंटक के पश्चिम भाग में नर्मदा नदी निकलता है, पश्चिम भाग से। और फिर अमरकंटक के पूर्वी भाग से सोन नदी निकलता है। और सोन नदी जो है वो डेहरी ऑन सोन बांध, और फिर कोइलवर पुल रेल सड़क पुल भी है। और सोन नदी है जो पटना के पास एक पामेर नाम के जगह है, वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाता है। यानी कि गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। और फिर सोन नदी की सहायक नदियाँ की बात करें तो रिहंद है, कोयल है, गोपद है, कान्हर है, ये सब है सोन नदी की सहायक नदी। और सोन नदी जो है गंगा की दक्षिण की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी है सोन नदी। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। और वहीं भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन छिद्र का अर्थ की बात करें तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। परमाणु कक्षक है, तो परमाणु कक्षक जो है वो वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा।
प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक संरचना क्या है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर है इसका, प्रोटॉन की संख्या 82 और न्यूट्रॉन की संख्या 212 है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आंसर है इसका। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है बॉक्साइट से। ऑप्शन सी आंसर है इसका, बॉक्साइट। याद रखिएगा। किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? तो ये जो उतारे गए हैं अमेरिका के। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, अमेरिका। याद रखिएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटाने की घोषणा की है? तो ये जो हटाने की घोषणा किए हैं वो ऑप्शन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये WTO से किए हैं, विश्व व्यापार संगठन। सॉरी, ये हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की किए हैं। याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है। तो ये बेरोजगारी। ऑप्शन सी आंसर है इसका, बेरोजगारी हो जाएगा। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से भी जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टियाँ जो है वो जानी जाती है काली मिट्टियाँ के नाम से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, काली मिट्टियाँ। याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 350। ऑप्शन सी आंसर है इसका, अनुच्छेद 350। और वहीं और कुछ अनुच्छेद के बारे में बात करें तो 350 का ए हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका। और कुछ अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 350 की बात करें तो 350 में है शिकायत निवारण और प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा। और 350 के एक बी होता है। तो 350 के बी के अंतर्गत जो आता है वो आता है अल्पसंख्यकों के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारी की नियुक्ति और राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 351 की बात करें तो अनुच्छेद 351 में है राज्य की हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करें। ये सब याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो लिच्छवी की बात करें तो ये था बिहार राज्य का। ऑप्शन ए आंसर है इसका, बिहार राज्य का। याद रखिएगा। और वहीं अंग की राजधानी जो था वो चंपा था। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है? तो ये जो मत है वो है मैक्स मूलर का। ऑप्शन बी आंसर है इसका, मैक्स मूलर का। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया था वो 1937 को। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 1937। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5वें स्थायी सदस्य हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य की बात करें तो ये हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी होगा। और वहीं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था इसका स्थापना। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर की बात करें तो कंबोडिया में है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कंबोडिया। याद रखिएगा। और वहीं नवासी के आंसर की बात करें तो ये मैथ है, इसका वीडियो अपलोड करके बना लीजिए या फिर PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप बना लीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, नवासी का आंसर बी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर में भी मैथ है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा 25%। ऑप्शन नंबर डी होगा 90 का आंसर। और 91 नंबर की आंसर की बात करें तो 91 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 16वां नंबर। PDF से आप मैथ सब भी बना लीजिएगा, हम PDF इसका दे देंगे। और 92 नंबर के आंसर की बात करें तो 92 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, बी। और 93 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहीं 94 नंबर के आंसर की बात करें तो 94 नंबर में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के बारे में बोल रहा है
तो ये हो जाएगा रोबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन ए होगा। 95 नंबर में कह रहा है सी सेड टू मी द चार्लेटन विल बी बार्किंग इनटू द सेफ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट द चार्लेटन वुड बी बार्किंग इनटू द सेफ। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। वाक्यांश के लिए सही प्रयोग होगा। तो जो भला बुरा ना समझता हो, तो जो भला बुरा ना समझता हो उसका हो जाएगा अविवेकी। ऑप्शन सी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे स्टेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो ये जो करता है वो सर्कुलेटर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सर्कुलेटर। पीओ को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? तो पोलोनियम के बारे में, पीओ के बारे में बोल रहा है। तो ये जो रखा गया है वो रखा गया है छठे आवर्त सारणी और ऑक्सीजन के समूह में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, आइसोप्रीन। और शेयर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका, ऑप्शन बी होगा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, देख लिए आप। पूरा इसे बनाइएगा, देखिएगा पूरा वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।